नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक ऐसे युवा आईपीएस अधिकारी हैं, युवा भी, और आप ये भी कह सकते हैं कि करीब करीब एक डिकेड का अनुभव हो गया है। तो युवा के साथ युवा और अनुभवी भारतीय पुलिस सेवा मध्य प्रदेश काडर के अधिकारी हैं, जो मध्य प्रदेश के एक बहुत महत्वपूर्ण ज़िले की कप्तानी यानी पुलिस अधीक्षक का दायित्व निभा रहे हैं। महत्वपूर्ण ज़िला इसलिए कि एक तो धार्मिक सिग्निफिकेंट बहुत है उसका, चामुंडा माता का पूरा जगत विख्यात मंदिर है यहाँ। एंड स्ट्रैटेजिकली ये बहुत ही बढ़िया जगह लोकेटेड है। बल्कि अब तो ये कहा जाता है कि ये मध्य प्रदेश का गुड़गांव वाला क्षेत्र होने जा रहा है। जो अधिकारी मेरे साथ हैं वो बहुत ही डायनामिक हैं। इसके पहले बालाघाट में उन्होंने ड्रेडेड नक्सलीज जो हैं 49 लाख के 2 नक्सली जिनके सर पे नाम था, इनकाउंटर में उन्हें मार गिराया। गैलेंट्री अवार्ड, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं, सीधे डाउन टू अर्थ हैं, बहुत सहज हैं। तो मुलाकात करिए 2017 बैच के अखिल भारतीय पुलिस सेवा के एमपी काडर के ऑफिसर और वर्तमान में देवास के एसपी पुनीत गहलोत जी से। बहुत स्वागत करता हूँ पुनीत जी आपका। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। मनासा नीमच के पास का एक छोटा सा कस्बा, उसका भी एक छोटा सा गांव, जैसा आपसे बातचीत में मुझे पता चला कि 3000 की आबादी थी, माता पिता शिक्षक। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि टाइम मशीन जैसे किसी कॉन्सेप्ट में आपको बिठा के ले चलते हैं। 15-16 साल के पुनीत जी, क्या सपने, एक छोटा सा कस्बा, वैल्यू सिस्टम बड़ा मजबूत, बड़ी बॉन्डिंग, एक सोशल मालवा में वैसे भी बड़ा मजबूत रहता है। कैसे उन दिनों को याद करते हैं और अपने सपनों को कैसे देखते हैं उस दौर के? देखिए, जैसा आपने बताया है कि 15-16 साल, तो 15-16 साल में तो इसकी भी एक अच्छी स्टोरी है कि मैं क्लास 12th पास कर चुका था। अच्छा जी। रीज़न बीइंग कि मेरा पूरा जो एजुकेशन है वो गवर्नमेंट स्कूल से हुआ है। जी। तो वहाँ पर जो अब कल्चर होता है एलकेजी यूकेजी नर्सरी वाला, तो वो नहीं था। और जब मैं 4 साल का था तभी फर्स्ट क्लास में एडमिशन हो गया था। तो इस वजह से बाय द टाइम कि 15 साल के हुए हम 12th क्लास पास कर चुके थे और इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने की बारी आ तो चुकी ये थी। पूरी एजुकेशन मनासा में हुई हाँ, आपकी बेसिकली स्कूलिंग? बेसिकली मनासा से हैं और फैमिली पूरी मनासा से बिलोंग करती है। और मनासा से करीब 30 किलोमीटर दूर जो हमारा चंबल का गांधी सागर का बैकवाटर आता है, वहीं किनारे पर एक बसा हुआ गांव है आत्री। तो वहीं पर मदर की पोस्टिंग थी। मदर ट्राइबल डिपार्टमेंट में थी और फादर एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे, दोनों टीचर रहे हैं। तो मदर की पोस्टिंग आत्री में रही और आत्री से करीब 10 किलोमीटर दूर एक खजूरी करके एक गांव है, वहाँ पर फादर की पोस्टिंग थी। तो जी। फैमिली हम वहीं पर रहते थे और इनिशियल एजुकेशन पूरा आत्री से हुआ है। वहाँ से हुआ। मतलब क्लास 5th तक आत्री से, और जो मिडिल स्कूल है 6th 7th 8th वो खजूरी से हुआ है। तो ये मैं समझ सकता हूँ कि एक शिक्षक माता पिता के संस्कार हैं कि भाग्य और जीवन बदलने का अगर कोई सबसे बड़ा टूल है तो वो एजुकेशन। हाँ जी, क्योंकि बचपन से हमें यही बताया गया था कि फैमिली का कोई बिज़नेस नहीं है और कोई जो पुश्तैनी कोई विरासत नहीं है। तो अगर आपको कुछ करना है तो शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिसको आप आज़माएं और इसी फील्ड में आगे बढ़ें और इसी दम पर आप अपना करियर बनाएं। तो शुरुआत से हमें शिक्षा का महत्व काफ़ी बताया गया। और नेचुरली जब पेरेंट्स दोनों एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे, तो एक अपब्रिंगिंग में सौभाग्यशाली रहे कि शिक्षा के क्षेत्र में उसका महत्व ज़्यादा हम अवगत रहे उससे और अच्छे से पढ़ लिख गए। तो जैसे आगे बढ़े आप और इंजीनियरिंग की आपने, ये बीज कब मन में इसका बीजारोपण हुआ कि अब चलना चाहिए अखिल भारतीय सेवा की तरफ? क्योंकि मैं नहीं कहूँगा कि ये कोई ऐसा थॉट था जो नहीं आना चाहिए था,
लेकिन जिस लाइन में आप रहे इंजीनियरिंग करने के बाद, बड़े अच्छे पैकेजेस हैं, बहुत अच्छा अपना खुद का बिजनेस स्टैब्लिश करने के अवसर हैं, कहाँ से ये बात मन में आई? ये देखिए, फ्रैंकली जब तक इंजीनियरिंग में थे, इंजीनियरिंग कंप्लीट करने तक सिविल सर्विसेज के बारे में कोई एक्सपोज़र नहीं था। पता ज़रूर था कि कलेक्टर्स एसपीज़ जो होते हैं यूपीएससी के थ्रू क्वालिफाई होकर आते हैं, बट कभी सोचा नहीं था और ना ही कोई फैमिली बैकग्राउंड था, और इनफैक्ट ना ही इस प्रकार का कोई एक्सपोज़र पूरे ऑल ओवर ज़िले में था। कई बार ऐसा होता है कि आपके कस्बे से, आपके गांव से कोई अधिकारी निकलता है तो उसको देखकर मोटिवेशन आता है, गाइडेंस मिलता है, बट इस प्रकार का कोई माहौल वहाँ पर नहीं मिला। लकी इनफ रहे कि जो मेरी बड़ी सिस्टर हैं, और वो स्टेट सर्विसेज के लिए प्रिपरेशंस कर रही थी, तो उन्होंने काफ़ी इनकरेज किया कि एक बार ट्राई करना चाहिए। ऑल्दो वो भी स्ट्रगलिंग थी, वो तैयारी कर रही थी, सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन उसके साथ जो है उन्होंने मुझे इनकरेज किया। तो इनिशियली बात नहीं मानी, लेकिन फिर बाद में जब एक बार ट्राई किया कि तैयारी करके देखते हैं, तो इंदौर में एक कोचिंग क्लास ज्वाइन किया था, और वहाँ पर 3-4 दिन जब पढ़कर देखा, तब ऐसा लगा कि ये काफ़ी अच्छी जगह हम आए हैं और किया जा सकता है। तो उसके बाद से फिर सिलेक्शन तक कभी मन में दूसरा ख्याल नहीं आया कि इसको छोड़कर कोई और चीज़ करना चाहिए। यूपीएससी का जो प्रिपरेशन टाइम था वो मैंने पूरा काफ़ी पॉजिटिवली निकाला, और मन में कभी कोई नेगेटिविटी नहीं आई, और जितना टाइम दे सकता था पूरा दिया, और देखते ही देखते सिलेक्शन हुआ। सब्जेक्ट्स के लिए गाइडेंस क्या कोचिंग से मिला या आपका खुद का माइंड मेकअप था कि मुझे ये सब्जेक्ट्स लेने हैं? देखिए, ऑनेस्टली बताऊंगा, ऐसा कोई सोच कर नहीं लिया, और मेरे साथ दो चीज़ें हुई थी कि दोनों के बारे में बताता हूँ कि 12th तक मेरा जो पूरा एजुकेशन रहा वो हिंदी मीडियम से रहा है, और उसके बाद इंजीनियरिंग किया तो इंजीनियरिंग ऑब्वियसली इंग्लिश मीडियम से हमने इंजीनियरिंग पूरा किया था, तो वहाँ कोई ऑप्शन नहीं रहता मीडियम का। जी। तो सब्जेक्ट लेना प्लस मीडियम कौन सा चूज़ करना, इसके बारे में कन्फ्यूज़न था, और काफ़ी आसानी से मैंने दोनों डिसीजन लिए। इंदौर में एक पीएस एकेडमी है, प्रदीप श्रीवास्तव सर हैं, तो उनका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग उनका रहा है, और जाने जाते थे वो लोक प्रशासन को पढ़ाने के लिए। तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट के रूप में लें, और कुछ आंसर्स हमने उनको लिखकर बताए थे, तो दोनों मीडियम में, मतलब एक ही क्वेश्चन को मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखकर बताया था। तो सर ने सजेस्ट किया कि आप हिंदी से अपीयर हो जाएं। उस वक्त एक बार थॉट आया था, क्योंकि जनरली एक परसेप्शन रहता है कि हिंदी मीडियम से जो सिलेक्शन होते हैं वो कम होते हैं, और दूसरा उसका एक कारण ये भी रहता है कि हिंदी में यूपीएससी के लिए रिसोर्स मटेरियल जो रहता है वो कम अवेलेबल रहता है। लेकिन चूंकि प्रदीप सर ने गाइड किया था तो ज़्यादा सोचा नहीं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल लिया, हिंदी मीडियम लिया, और अटेम्प्ट देने लगे। वाह! तो ये सब कुछ जो हुआ ये इंदौर में ही हुआ कि हाँ जी। दिल्ली का भी रुख किया आगे जाके आपने? देखिए, मेरा जो आईपीएस में सिलेक्शन हुआ है वो मेरे तीसरे अटेम्प्ट में हुआ है। तो पहला अटेम्प्ट का जो प्रिपरेशन था वो पूरा इंदौर से किया था, और प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। दूसरे अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ, मेंस क्वालिफाई हुआ, इंटरव्यू दिया, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, और ये दूसरा अटेम्प्ट भी पूरा इंदौर से प्रिपेयर किया था। उसके बाद जब तीसरे अटेम्प्ट की बारी आई तो प्रीलिम्स क्वालिफाई हो चुका था। तो एक हमारे फ्रेंड थे, उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि अब आपको एक बार दिल्ली जाना चाहिए। तो प्रीलिम्स जो तीसरे अटेम्प्ट का था, जैसे ही एग्ज़ाम दिया था उसके बाद हम दिल्ली गए थे। वहाँ पर पढ़ाई के लिए ना जाकर वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ के लिए गए थे, और वहाँ पर जीएस और ऑप्शनल्स की टेस्ट सीरीज़ हमने ज्वाइन की, तो काफ़ी प्रोडक्टिव रहा, और तीसरे अटेम्प्ट में फाइनली मेंस भी निकला और इंटरव्यू भी निकला। जैसा मैंने आपकी तरह जो ऑफिसर्स हैं अखिल भारतीय सेवा की, ये चीज़
हमेशा हम कहते भी हैं अफसरनामा में कि मेंस अच्छा लिखिए आप, वही आपका फाउंडेशन है। इंटरव्यू पे डिपेंडेंसी जितनी आपकी होगी और आपकी राइटिंग और आपका मेंस कमज़ोर रहेगा तो कठिनाइयाँ आती हैं। तो तीसरा अटेम्प्ट आपका ऐसा ही रहा कि जिसमें आपका मेंस में आपने काफ़ी अच्छे से लिखे आंसर्स। ये काफ़ी आपने वैलिड बात कही है। ख़ास तौर पर प्रीलिम्स तो सिर्फ स्क्रीनिंग होता है और आपकी फाइनल रैंकिंग और सर्विस का लोकेशन में प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। जो रैंकिंग बनती है वो मेंस के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स पर बनती है। जब दूसरे अटेम्प्ट में हमने इंटरव्यू तक गए थे, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद जब फाइनल मार्कशीट आती है तब ये पता चला था कि मेंस में काफ़ी कम मार्क्स थे। ऑल्दो मेंस क्वालिफाई हो गया था, लेकिन नंबर इतने कम थे कि इंटरव्यू में काफ़ी अच्छे नंबर भी आ जाते तो हो सकता था कि सिलेक्शन फ़ाइनल नहीं होता, या फिर होता भी तो काफ़ी रैंक नीचे आता। तो इस चीज़ को रेक्टिफाई किया। थर्ड अटेम्प्ट में फिर हमने सोचा था कि मेंस में जितना ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं वो करें, और दिल्ली जाने का भी इसमें बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि जब वहाँ पर जाते हैं, वो कोविड से पहले का दौर था। कोविड के बाद में काफ़ी फैसिलिटीज़ आजकल बच्चों को हो चुकी हैं। कई सारी कोचिंग क्लासेस ऑनलाइन मोड पर ट्रांसफ़र हो चुकी हैं, लेकिन उस वक्त ऑनलाइन कल्चर इतना नहीं था और मैक्सिमम ऑफलाइन क्लासेस ही अवेलेबल रहती थी। टेस्ट सीरीज़ वहीं पर अपीयर होना होता था, वहीं पर चेकिंग होती थी। तो वो जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच के जो 3 महीने का जो टाइम था जब हम दिल्ली गए थे थर्ड अटेम्प्ट में, वो काफ़ी प्रोडक्टिव रहा। तो वहाँ पर आपको पता भी चलता है, ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आते हैं। जो टेस्ट सीरीज़ होती है उसमें आपका रैंक आता है, तो आपको थोड़ा एक कॉन्फिडेंस आता है जहाँ पर वो स्कोर कर रहे हैं। ऑप्शनल में भी अच्छा स्कोर करते थे, तो एक कॉन्फिडेंस आता था कि इस बार मेंस निकाल लेंगे। प्लस जो आपने बताया आंसर राइटिंग का, तो इसमें मेरा ये मानना है, और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, पर्सनली मैं ये मानता हूँ कि यूपीएससी में प्रीलिम्स की तैयारी नहीं की जाती। आप जब से यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो तैयारी सीधे मेंस की जाती है। प्रीलिम्स अपने आप तैयार होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सिलेबस वही रहता है। इन डेप्थ आपको नॉलेज जब तक नहीं होगा तब तक आप प्रीलिम्स भी नहीं निकाल पाएंगे, और इन डेप्थ नॉलेज आप मेंस के लिए करते ही हैं। तो मेंस की तैयारी सीधे करें, प्रीलिम्स अपने आप निकलता है। आपने ये जो दायित्व संभाला, ये एक वर्दी के लिए, सर्विस के लिए, सेना हो या पुलिस हो, एक बड़ा चैलेंज होता है। जंगल, कुछ कुछ फिल्मों में जैसा हम देखते हैं, सुनते हैं, और एक ऐसी फोर्स नक्सलियों से टक्कर जो टेररिज्म से किसी मामले में ड्रेडेड या ख़तरनाक में कम नहीं है। हमें नहीं मालूम उनके पास क्या ताकत है, और आपने वहाँ 6 नक्सली मार गिराए अपनी टीम के साथ। और मैं सलाम करता हूँ हाक फोर्स को कि अभी हम समझ ही रहे थे इस बात को कि आशीष जो एक जवान हाक फोर्स से जुड़े थे वो शहीद हुए, नहीं तो ये फोर्स इतने अचूक तरीके से काम करती रही। होता है जीवन में, आप इनकार नहीं कर सकते, और बहुत वो भी अद्वितीय वीरता दिखाई आशीष शर्मा जी ने। तो उसका थोड़ा सा अनुभव मुझे बताइए। बालाघाट जाना हुआ तो मन में कुछ था कि अब एक अलग दुनिया है, एक रोमांच भी होगा, थोड़ा सा कंसर्न भी होगा कि क्या मैं तैयार हूँ इसके लिए? जी बिल्कुल। हॉक फोर्स को लीड करना, मैं ये मानता हूँ कि अभी लगभग मुझे 9 साल हुए हैं सर्विस में। बाय द टाइम जब मैं रिटायर्ड होऊंगा तब तक मेरे वन ऑफ द बेस्ट टेन्योर्स में से वो रहेगा। क्या बात है। इतना कन्विक्शन मुझे आज भी है। उसके कई सारे कारण हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कारण तो यही है कि जो हमारे 1100 जांबाज जवान लगभग वहाँ पर बालाघाट में पोस्टेड हैं, वो प्रतिदिन हालांकि थैंकफुली अभी जो हमारी फोर्स ने किया है, हमारा प्रदेश जो है नक्सल मुक्त हुआ है, तो इसमें लंबे समय का जो हमारा हॉक फोर्स का और बालाघाट की पुलिस का और अलग अलग एजेंसी सीआरपीएफ भी वहाँ पर पोस्टेड रही, सबकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब वैसी स्थितियाँ नहीं हैं, लेकिन जब हम वहाँ पोस्टेड थे, जब नक्सल मूवमेंट वहाँ पर रहता था और हमारे जवान अपने परिवारों को छोड़कर मैक्सिमम वहाँ पर लगभग मध्य प्रदेश के हर ज़िले का जवान वहाँ पर हॉक फोर्स में है, तो वहाँ पर जंगल में वो रहते थे। कई कैंप हमारे ऐसे हैं जहाँ पर नेटवर्क भी नहीं था,
कई कैंप ऐसे हैं जहाँ पर पक्का रोड की कनेक्टिविटी नहीं थी, और ऐसी संवेदनशील जगहों पर वो पोस्टेड थे जी। कि किसी भी समय अगर उन पर अटैक होता है तो उनको रेनफोर्समेंट या फिर उनको मदद में भी समय लगता, दिक्कत होती है। और डे टू डे उनको लाइफ उनकी ख़तरे में रहती है। तो निश्चित तौर पर ऐसी फोर्स को लीड करना अपने आप में एक गर्व की अनुभूति मुझे हमेशा रहेगी। और वो जवान अपने परिजनों को छोड़कर रात दिन सिर्फ इसी काम में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से हमको नक्सलियों का जो खौफ है जो आम जनता में है उसको दूर करना है और इन्हें हमारे एरिया से खदेड़ना है। कई लोग ऐसे वहाँ पर मिलते हैं जो कई वर्षों से उन्होंने दिवाली घर की नहीं मनाई, राखी पर वो अपने घर नहीं जाते हैं, वो वहाँ पर गांव में उनकी जो इंटेलिजेंस कलेक्शन मजबूत हो, गांव में उनके बारे में, पुलिस के बारे में, हमारे राज्य के बारे में इमेज सुधरे तो राखी वहीं पर मनाते हैं। तो कई ऐसे काफ़ी जवान हैं जिन्होंने बहुत संघर्ष किया, बहुत त्याग किया। उसी का परिणाम है कि आज हम नक्सल मुक्त प्रदेश के रूप में आए हैं देश के सामने। बहुत खूबसूरत बात आपने ये बताई और मैं फिर सलाम करता हूँ और भावना से भर भी जाता हूँ हमारी फोर्स और हमारी पुलिस के प्रति। जीवन का पड़ाव होता है जब शादी की तरफ जाते हैं, और जितना मैं जानता हूँ आपके बारे में कि जो आपकी जीवन संगिनी है, तो ये बड़ा खूबसूरत रिश्ता रहा। आप एक दूसरे से मिले, परिचित हुए और फिर एक दूसरे को जाना समझा, आगे बढ़े। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। ये बड़ा मतलब संयोग रहा कि 2014 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था और मेरा काफ़ी स्पेसिफिक था कि मुझे MPPSC नहीं देना है, मुझे तैयारी करना है तो मैं UPSC के लिए ही तैयारी करूँगा। तो जिस कोचिंग में हम जाते थे वहाँ पर हम लोग जो है क्लासेस अलग अलग होती थी। स्टेट सर्विसेज के लिए MPPSC के एस्पिरेंट्स अलग होते थे, उनकी क्लास अलग चलती थी, UPSC के अलग रहते थे। कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स के लिए हम जॉइंटली बैठते थे। और विशाखा जो वाइफ हैं वो भी उसी कोचिंग पर तैयारी कर रही थी और उनका भी काफ़ी क्लियर था कि उन्हें स्टेट्स निकालना है पहले, और पहले जॉब लेना है और उसके बाद फिर वो मतलब तैयारी साथ में कर रही थी, लेकिन वो ज़्यादा फोकस थी कि स्टेट सर्विसेज हमें निकालना है। तो साथ में हम लोग तैयारी कर रहे थे और काफ़ी उन्होंने भी मेहनत की और कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि 2017 में दिसंबर की बात है, दिसंबर फर्स्ट वीक में मेरे तीसरे अटेम्प्ट का रिज़ल्ट आया था और उस वक्त IPS अलॉट हुआ था और अलॉट होने के कुछ टाइम के बाद काडर आता है। तो करीब 20 या 21 तारीख के आसपास MP काडर मुझे अलॉट हुआ। उसी वक्त विशाखा ने भी स्टेट सर्विसेज में अपीयर हुई थी, तो 2 या 3 दिन बाद ही उनका स्टेट सर्विसेज में 12th रैंक लगता है। तो जैसे ही मुझे IPS MP काडर मिलता है उसके 2 या 3 दिन बाद विशाखा का डिप्टी कलेक्टर के रूप में चयन पक्का होता है। तो तभी हम डिसाइड करते हैं कि अब इस स्टडी को विराम देते हैं और जो हमने प्राप्त कर लिया उसी के साथ हम आगे टाइम स्पेंड करेंगे जी। तो उस वक्त फिर हमारी एंगेजमेंट हुई और तब तक जैसा होता है UPSC का फाइनल रिज़ल्ट आता है उससे पहले एक प्रीलिम्स और हो जाता है। तो वो प्रीलिम्स निकल चुका था और मेंस लिख चुके थे, इंटरव्यू पेंडिंग था। इंटरव्यू में मैं जब NPA हैदराबाद में ट्रेनिंग में था तभी वहाँ से परमिशन लेकर मैं अगले अटेम्प्ट के इंटरव्यू में अपीयर हुआ था। उसमें IAS में मेरा सिलेक्शन हुआ था और जब काडर आया तो वो तमिलनाडु काडर मिला था। तब तक विशाखा ने भी MP में ज्वाइन कर लिया था। तो फिर हम ने डिसाइड किया कि अब मध्य प्रदेश में ही हम दोनों सर्व करते हैं। तो IAS में ज्वाइन करने के बजाय फिर IPS मध्य प्रदेश में ही मैंने कंटिन्यू किया। उसके बाद जब ग्वालियर में पोस्टिंग प्रोबेशन वाली थी, उसके बाद जब CSP अन्नपूर्णा इंदौर में मैं पोस्टेड था तब हम दोनों की शादी हुई। वाह, आप दोनों इक्वली एक दूसरे के लिए लकी रहे।
लकी रहे प्लस सपोर्ट रहा एज अ फ्रेंड, एज अ गाइड, एज अ कह सकते हैं कि जब जब मैं मानता हूँ, जैसा मैंने अभी इससे पहले बताया था कि हंसते खेलते हमें तैयारी करना चाहिए। और मेरी जो तैयारी का जो टाइम पीरियड था वो काफ़ी सेटिस्फेक्शन के साथ और संतोष के साथ और किसी भी प्रकार के तनाव से मुक्त रहते हुए मैंने पढ़ाई की। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण विशाखा रही। उसने हर टाइम मेरा साथ दिया। और कई बार ऐसा होता था कि जैसे हमारे साथ कई बार ऐसा होता था कि मेंस का जो टाइम होता था तो एक दूसरे को सपोर्ट बहुत किया। नवंबर दिसंबर में ही हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम मेंस रहता था और उसी वक्त उन मैडम का बर्थडे भी आता है। अरे तो वाह। एक त्याग तो हमेशा रहता है रहते कि ही कुछ हैं। चीज़ें हमने अवॉइड की, पढ़ाई को दोनों ने हमेशा प्रायोरिटी दी। उसी का कारण है कि आज उन्होंने भी जो अपना लक्ष्य था वो प्राप्त किया और मैं भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सका। जो फिलॉसफी हम सब की जीवन में एक होती है, आपको मैं जितना समझ पाया बात करके, कि आप जीवन की हर चुनौती को बहुत शांति से लेते हैं, स्वीकार करते हैं और उसको पूरा करते हैं। ये दिखने में बड़ा आसान लगता है लेकिन होता नहीं है भाई साहब। इसके पीछे गहरी तैयारी होती है, समझ होती है, लेकिन आप शोर नहीं करते। आप ये नहीं कहते कि यस मैंने कर दिखाया, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा। ये अपनी फिलॉसफी के बारे में बताइए, अभी तक के जीवन की भी छोटी सी, और आगे किस तरह देखते हैं लाइफ। डेफिनेटली ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आप में डेप्थ होना चाहिए। प्लस चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो, आपका स्ट्रगल का टाइम हो, स्टडी का टाइम हो या फिर आपका सर्विस का टाइम हो, काफ़ी ज़रूरी है कि आप पेशेंस रखें, ग्राउंडेड रहें, ग्राउंडेड। अपने आसपास के जो लोग हैं, जो डेस्टिनी ने आपको दिए हैं, उनको साथ लेकर चलें। प्लस अपने आप में भरोसा रखें कि चुनौतियाँ, देखिए चुनौतियाँ और समस्याएं सभी के जीवन में हैं। सभी के जीवन। तो अगर हम ये मान लें कि मैं सभी चीज़ें मेरे लाइफ में ही क्यों हैं, या सभी दिक्कतें या सभी परेशानियां मेरे लाइफ में क्यों हैं, तो वो ओवरऑल आपको नेगेटिवली ही अफेक्ट करेगी। आप अपने आप में भरोसा रखिए कि आप जो कर रहे हैं वो आप कर लेंगे। ये बिलीफ आप में होना चाहिए। अपना एग्जांपल मैं ये देता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि दुविधाएं बहुत आती हैं आपके सामने। मेरे सामने भी थी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मुझे सजेस्ट कर दिया गया। अब मैं उसी में अगर 15-20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना यही सोचने में लगा था, जो कई बच्चे करते हैं। कई बार बच्चे पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट के बाद सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं, ये सोचकर कि नहीं हो सकता है उस सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से हो जाए। तो वो मैंने नहीं सोचा, जो ले लिया डिसीजन तो फिर उसको कंटिन्यू किया। फुलफिल करना है। यही दुविधा मेरे सामने आई थी जब मेरा आईएएस में भी हुआ था। एक्सपोजर नहीं था, बैकग्राउंड नहीं है, ब्यूरोक्रेटिक बैकग्राउंड नहीं है, तो कोई पर्सनली एडवाइस करने वाला नहीं था और कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। लेकिन कॉल लिया कि नहीं ठीक है, आईपीएस को ही ऑप्ट करना है। वो किया और अभी तक कर रहे हैं, ऐसा कोई कभी मन में मलाल नहीं आया। जी। तो मेरा यही सजेशन है सभी लोगों को कि आप डिसीजन लीजिए। डिसीजन कभी भी सही या गलत नहीं होते हैं। डिसीजन लेने के बाद जो आप एफर्ट्स डाल रहे हैं वो डिसीजन का डेस्टिनी डिसाइड करते हैं। अगर आप एफर्ट नहीं डालेंगे तो डिसीजन चाहे कितना भी अच्छा हो, उसके रिजल्ट बुरे आएंगे। और कितना भी बुरा डिसीजन लिया आपने, अगर आपने एफर्ट्स ऑनेस्टली किए हैं तो वो आपको बहुत आगे ले जाएगा। तो यही मेरा एक फिलॉसफी सामने रख दी। क्या बात है, बहुत ही गहरी और दार्शनिक बात है। बहुत धन्यवाद पुनीत जी इस बातचीत के लिए। जी। और बहुत सिंप्लिसिटी के साथ आपने बहुत बड़ी बातें हमारे साथ शेयर की हैं। आपकी भावी जो जीवन यात्रा है, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी के तौर पर भी, और आपका निजी जीवन भी, उसके लिए ढेरों शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। तो ये थे पुनीत गहलोत जी, जो 2017 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं,
अफसरनामा में इतना ही। अगली बार एक और अफसर के साथ मुलाकात करेंगे। नमस्कार।